बिम्स्टेक से बहुत तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ देखने को मिला कि पीएम मोदी की नेपाल के केपी शर्मा ओली और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को बिम्स्टेक शिखर में दिए जाने वाली चेतावनी को गंभीरता से लिया जा रहा है। पीएम मोदी ने यहाँ पर अपने हितों को लेकर अपना सख्त रुख दिखलाया है। नेपाल और बांग्लादेश के नेताओं के हालिया बयानों और नीतियों से भारत नाराज है। नेपाल के पीएम ओली ने कालापानी क्षेत्र पर दावा किया, जो भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा है, तो वहीं यूनुस ने चीन के साथ बातचीत में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड कहकर विवाद खड़ा किया। मोदी इन दोनों को साफ संदेश दे सकते हैं कि भारत अब ये खेल बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी कह सकते हैं कि कालापानी जैसे मुद्दों पर अनावश्यक विवाद खड़ा करना भारत नेपाल संबंधों को कमजोर करेगा। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसकी ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करता है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तो भारत के पड़ोसी देशों की भूमिका अहम थी। उस समय नेपाल ने तटस्थ रुख अपनाया था, लेकिन उसकी सीमा से चीन को कोई मदद नहीं मिली। वहीं पूर्वी पाकिस्तान ब्रिटिश शासन से आजाद होने के बाद भारत के साथ तनाव में था। उस दौर में भारत ने अपने पड़ोसियों को साफ संदेश दिया था कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सहयोग जरूरी है। और युद्ध के बाद भारत ने अपनी कूटनीति को मजबूत किया और पड़ोसियों को ये समझाया कि भारत के खिलाफ कोई भी कदम उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आज के संदर्भ में पीएम मोदी उसी तरह का रुख अपना सकते हैं। अगर नेपाल और बांग्लादेश भारत के हितों को नजरअंदाज करते हैं तो भारत व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सहायता जैसे क्षेत्रों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। 1962 की तरह भारत ये दिखाना चाहेगा कि वह क्षेत्र में सबसे मजबूत शक्ति है और उसकी सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी का संदेश कुछ इस तरीके का हो सकता है कि हमारे पड़ोसी देशों को समझना चाहिए कि भारत का सहयोग उनके विकास के लिए जरूरी है, लेकिन ये सहयोग तभी संभव है जब आपसी भरोसा बना रहे। खैर, अभी बिम्स्टेक में जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें तो देखने को मिल ही रही हैं। उनके अतिरिक्त भारत और थाईलैंड ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी और थाईलैंड की पीएम पेंतोंग गर्तान सिनावात्रा के बीच में व्यापक चर्चा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की और बाद में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत थाईलैंड सामरिक साझेदारी की स्थापना पर संयुक्त घोषणा के अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता हुआ। इस संबंध में थाईलैंड के डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय और भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सागरमाला डिवीजन और थाईलैंड के ललित कला विभाग संस्कृति मंत्रालय के साथ एक समझौता पे साइन किया गया। यह समझौता गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को लेकर है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड और थाईलैंड के लघु और मध्यम उद्यम संवर्धन कार्यालय के बीच में एक अन्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीति एक दूसरे की पूरक हैं और कई क्षेत्रों में सहयोग किया। पीएम मोदी ने थाई पीएम के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि हमने थाईलैंड भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। हमने बढ़ते आपसी व्यापार, निवेश और व्यापारिक आदान प्रदान पर चर्चा की। एमएसएमई, हथकरघा और हस्तशिल्प के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि हमने नवीनीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई व्हीकल्स, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप में सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया। भौतिक संपर्क बढ़ाने के अलावा दोनों देश फिनटेक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भी काम करेंगे। तो यहाँ थाईलैंड और भारत के बीच में देखने को मिला कि यहाँ सहयोग है। हालांकि काफी कटे छटे रहे बांग्लादेश के बीच शुरुआती दौर ऐसा ही रहा, पर यहाँ पर बैंकॉक में पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात हुई। पहले संभावना जताई
बताई गई थी कि मुलाकात नहीं हो सकती है, लेकिन बांग्लादेश ने बार बार इस द्विपक्षीय बैठक के लिए आग्रह किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान दोनों नेताओं के बीच शेख हसीना चिकन नेक चीन से दोस्ती को लेकर बातचीत की गई। दोनों नेताओं की मुलाकात उस वक्त हुई है जब बांग्लादेश और भारत के बीच तनावपूर्ण संबंध है। वहीं मोहम्मद यूनुस ने चीन का दौरा किया था, जहां बीजिंग में उन्होंने बांग्लादेश को समंदर का गार्जियन बताया था। इसका जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा तटरेखा भारत की है। बैंकॉक में छठे शिखर सम्मेलन के दौरान ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती रही है, क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले लगातार हमलों और शेख हसीना के भारत में रहने को लेकर ढाका और दिल्ली के बीच में तनाव बना हुआ है। पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस से जो मुलाकात हुई है, यहाँ पर चीनी अर्थव्यवस्था की विस्तार की बात हुई है। और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बीजिंग में जिस तरीके से बात करी थी, उसके बाद ये मुलाकात, इस मुलाकात का अपडेट अभी आना बाकी है कि क्या बातें हुई हैं दोनों में। लेकिन एक चीज जरूर देखने को मिल रहा है, और वो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से इन दोनों की यहाँ मुलाकात हुई है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश एक तस्वीर देख रहे हैं अजीत डोभाल की, जहां पर इनके एनए से मिलते हुए दिख रहे हैं अलग से कोने में, और इस वजह से माना जा रहा है कि ये काफी जोर देकर भारत से मीटिंग कर रहे हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि बांग्लादेश की और श्रीलंका की स्थिति अभी और खराब होने वाली है। इसलिए खराब होने वाली है क्योंकि यहाँ देखने को मिल रहा है जिस तरीके से बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर एक जोरदार झटका मिल रहा है, दोनों ही देशों श्रीलंका और बांग्लादेश। अब यहाँ पर आगे भारत क्या करेगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर बहुत तरह की बातें चल रही है। बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यात साझेदार है, जो बांग्लादेश के कुल निर्यात का 12% है। लेकिन बांग्लादेश की नई यूनुस सरकार यथास्थिति बदलने पर आमादा है। हालांकि ये सरकार चुनी नहीं है, केवल चुनाव होने और निर्वाचित सरकार के स्थापित होने तक सत्ता में है। बांग्लादेश अब चीन की ओर देख रहा है। स्वास्थ्य सेवा एक और क्षेत्र है जहां ढाका अब चीन को लाना चाहता है। बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन का कहना है कि बांग्लादेश से स्वास्थ्य सेवा के लिए परिवहन की आवाजाही आमतौर पर भारत और थाईलैंड की ओर होती है। अब चीन हमें वह सहायता और समर्थन प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चीन से निवेश प्राप्त करने पर जोर दिया और कहा कि भारत हमारा बांग्लादेश के विनिर्माण केंद्र में बदलना है। चीन को ये ऑफर केवल बांग्लादेश के लिए नहीं है। चीन केवल बांग्लादेश के स्थानीय बाजार को छूने के लिए ना आए, वो हमसे स्थानीय बाजारों, सात बहनों यानी कि पूर्वोत्तर भारत को भी सेवाएं देने की बात कह रहे हैं। भारत के लिए ये चुनौती हो सकती है। इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति चिकन नेक को और कमजोर बना सकती है। चटगांव एक बंदरगाह है जिसे भारत बांग्लादेश के साथ रणनीतिक रूप से देख रहा है। भारत ने त्रिपुरा को चटगांव बंदरगाह को जोड़ने के लिए पहले ही बुनियादी ढांचा विकसित कर लिया है। चटगांव बंदरगाह पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से दक्षिणी असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम के लिए कम दूरी के कारण अधिक व्यवहार्य विकल्प है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तुलना में चटगांव बंदरगाह को अगरतला से जोड़ने वाला मार्ग ज्यादा किफायती है। कोलकाता से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से अगरतला तक सड़क मार्ग से दूरी लगभग 1570 किलोमीटर है, जिसके लिए 8 से 10 दिनों का परिवहन समय और लगभग 7000 रुपए प्रति टन परिवहन लगता है। वहीं कोलकाता से चटगांव बंदरगाह की समुद्री दूरी 650 किलोमीटर और चटगांव से अगरतला की दूरी 250 किलोमीटर है। अब ये आगे देखना होगा कि बांग्लादेश से क्या निकल कर आता है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।